हेलो एंड वेलकम टू कॉम्प्यूटोलॉजी एकेडमी। और जैसा कि हम लोग सब जान रहे हैं कि ये हमारा मगध एम्पायर का एंशिएंट बिहार का हिस्ट्री का पार्ट का सीरीज चल रहा है और यहाँ पर डिटेल में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो भी प्रीलिम्स या मेंस में भी इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स के हिसाब से ये स्पेसिफिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। तो जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। और यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक बात की है कि मौर्यन डायनेस्टी कैसे ख़त्म हुआ। मौर्यन डायनेस्टी तक का हमारा 185 BCE तक का हिस्ट्री का पार्ट बिहार का ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे 185 BCE से आगे की। तो 185 BCE में हमने 185 ईसा पूर्व में हमने देखा था कि कैसे मौर्यन एम्पायर की खत्मा हुआ। पुष्यमित्रा शुंगा ने बृहद्रथा को मारकर वहाँ पर मौर्यन एम्पायर की, मौर्यन डायनेस्टी की अंत की। और पुष्यमित्रा शुंगा जो थे वो आर्मी जनरल थे मौर्यन डायनेस्टी के ही। वैसे तो अगर हम लोग बात करें तो अशोका के बाद से आर्मी की उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रह गई थी मगध एम्पायर में। वहाँ पर धम्म विजय की बात चल रही थी, दिग्विजय खत्म हो चुका था 261 BCE के समय से ही, कलिंगा वार के बाद से ही, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा है। लेकिन उसके बाद भी कुछ कुछ तो आर्मी बची हुई थी और उसी में से एक थे जनरल जो थे वो थे पुष्यमित्रा शुंगा, जो कि खुद एक ब्राह्मण थे। और उन्होंने 185 BCE में बृहद्रथा को, जो लास्ट रूलर था मौर्यन वंश का, उसको मारा और उसके बाद वहां पर शुंग वंश की स्थापना की। तो 185 ईस्वी में शुंग वंश की शुंग वंश की स्थापना हुई पुष्यमित्रा शुंगा के द्वारा, जो कि खुद एक ब्राह्मण थे। और यहाँ पर सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि पुष्यमित्रा शुंगा ने जैसे ही पाटलिपुत्रा पर बृहद्रथा को मारने के बाद अपना कंट्रोल किया, तो हमने पहले भी देखा है कि मौर्यन एम्पायर बहुत बढ़ चुका था, बहुत एक्सपेंड हो चुका था। और वहाँ पर जो रीजनल ऑथोरिटीज़ थे वो थोड़े से क्रूएल थे, टायरानिकल थे, अपने जो प्रजा थी उस पर उतना ध्यान नहीं देते थे। उसके कारण प्रजा में पहले से आक्रोश था और वो लोग वहाँ पर एक तरह से अलग राज्य, अलग एम्पायर स्थापित करना चाहते थे और वहाँ पर पहले से ही आंदोलन चल रहा था। और जैसे ही पुष्यमित्रा शुंगा ने मौर्य वंश को खत्म किया, वहाँ पर अंत हुआ मौर्य वंश का, तो जो वो मगध एम्पायर की अथॉरिटी थी वो बहुत लिमिटेड रह गई, बहुत कम एरिया में रह गई। और अगर यहाँ पर शुंग वंश के समय स्टार्टिंग पीरियड में, शुरुआती दौर में अगर हम लोग बात करें कि कहाँ तक थी मगध एम्पायर शुंग वंश के समय, शुरुआती दौर में 185-86 ईसा पूर्व में, तो ये बच गई थी सिर्फ गंगा वैली रीजन में। वो भी गंगा वैली रीजन में अगर बात करें तो ये सिर्फ मिडिल गंगा वैली रीजन में थे, ठीक है। यानी कि हम लोग बात करें तो पूर्वांचल को ले लें, थोड़ा सा मध्य यूपी भी ले लें आज के डेट का, और बिहार वगैरह का रीजन था। प्लस यहाँ पर थोड़ा बहुत पार्ट था चंबल वैली का। चंबल भी पूरा नहीं था, चंबल वैली का भी थोड़ा बहुत ही पार्ट था, पूरा नहीं था, ठीक है। तो ये भी एक देखने वाली बात है कि उस समय जो पुष्यमित्रा शुंगा थे उनका अपना खुद का एम्पायर उतना बड़ा नहीं था, कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे थे, अपने पोजीशन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस चीज़ में एक और बाधा आ रही थी क्या, कि हमने देखा सेल्यूकस निक्टर को हराकर कैसे वहाँ पर युद्ध के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा नॉर्थ वेस्टर्न जो इंडिया था वहाँ पर एकदम हेरात, कांधार वगैरह रीजन तक अपना कब्जा किया था, आधिपत्य स्थापित किया था। लेकिन वहाँ पर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से फिर से बैक्टीरिया रीजन से हमला होने लगा। बैक्टीरिया रीजन के जो यूनानी थे, जो ग्रीक्स थे, वो फिर से भारत पर हमला करने लगे और इसके कारण क्या हुआ कि पुष्यमित्रा शुंगा और परेशान हो गए। और यहाँ पर जो ग्रीक्स का, इंडो ग्रीक्स का हमला होना चालू हुआ बैक्टीरिया रीजन से, तो इन्होंने सबसे पहले हमला कहाँ पर किया, पंजाब पे। पंजाब पे हमला हुआ और उसके बाद तुरंत ही नेक्स्ट ईयर ही अपना रूल शुरू के कब किया पुष्यमित्रा शुंगा ने, 185 ईसा पूर्व में और 186 ईसा पूर्व में ही
पाटलिपुत्रा पर हमला हो गया इंडो ग्रीक्स का 186 ईसा पूर्व में। और ये बड़ा ही गड़बड़ सिचुएशन हो गया पुष्यमित्रा शुंगा के लिए। भाई अभी अभी तो आए थे, वही होता है ना कि कोई नई नई सरकार बने और वहाँ पर उसी के समय वहाँ पर आंदोलन चालू हो जाए, धरना प्रदर्शन चालू हो जाए, सब कुछ चालू हो जाए, सरकार परेशान। तो यही चीज हो गई थी पुष्यमित्रा शुंगा के साथ। वहां पर पाटलिपुत्र पे हमला हो गया। और ये जो हमला हुआ, यहाँ पर एक इंडो ग्रीक रूलर थे डिमेत्रियस प्रथम। डिमेट्रियस प्रथम थे, इनके समय में यहाँ पर ये हमला हुआ और इन्होंने पाटलिपुत्रा पर हमला किया और वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। हालांकि फिर वो वापस चले गए, लेकिन यहाँ पर तबाही तो हो गई और पुष्यमित्रा शुंगा का अपना पोजीशन धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। लेकिन ये पुष्यमित्रा शुंगा कुछ कर पाते उससे पहले ही यहाँ पर फर्स्ट सेंचुरी बीसी के एंड होते होते पुष्यमित्रा शुंगा डायनेस्टी की जो हम लोग ये देखेंगे कि कब खत्म हुआ, तो जो फर्स्ट सेंचुरी का एंड होने से कुछ समय पहले ही यहाँ पर देखेंगे कि उस समय पुष्यमित्रा शुंगा का तो रूल नहीं था, लेकिन वहाँ पर कलिंगा का भी हमला हुआ पाटलिपुत्रा पे। जो कलिंगा के खारवेल थे, कलिंगा के एक रूलर थे खारवेल, खारवेल ने भी हमला कर दिया मगध पर और यहाँ पर मगध की पोजीशन धीरे धीरे और कमजोर होते चली गई। हालांकि यहाँ पर जब पुष्यमित्रा शुंगा ने पाटलिपुत्रा से जब ग्रीक्स वापस चले गए तो धीरे धीरे अपना पोजीशन कंसोलिडेट करना चालू किया, मजबूत करना चालू किया। और लास्टली पुष्यमित्रा शुंगा ने जो मगध एम्पायर था उसका एक फ्रंटियर तय कर दिया, मतलब एक जगह पर वो लोग कंसोलिडेट हो गए। और ये जो था लाइन, अगर बात करें नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, तो ये था जालंधर सियालकोट का रीजन। जालंधर सियालकोट के रीजन के बाद फिर इधर ईस्ट में इन्होंने इंडो ग्रीक्स को मूव नहीं करने दिया, पुष्यमित्रा शुंगा को अपना पोजीशन कंसोलिडेट किया। लेकिन इनके जो सक्सेसर थे, इनके जो उत्तराधिकारी थे, वो उतने मजबूत नहीं थे। और हमने देखा कैसे कि बाद में कलिंगा का भी हमला हुआ मगध पे और खारवेल ने हमला किया और वहाँ पर उनकी पोजीशन और गड़बड़ होते चली गई। हालांकि पुष्यमित्रा शुंगा ने अपने रहते हुए में ग्रीक्स को सियालकोट और जालंधर रीजन के बाद इधर इंडिया में अंदर नहीं आने दिया। लेकिन क्या हुआ कि 75 बीसी में, 75 ईसा पूर्व में शुंग वंश का एंड हो गया, शुंगा डायनेस्टी एंडेड। और उसके बाद यहाँ पर कन्नवा वंश की स्थापना हुई। और यहाँ पर जो शुंग वंश के लास्ट रूलर थे उस समय वो थे देवभूति, और इन्हीं के जो सेक्रेटरी थे, इन्हीं के स्टाफ थे, वो थे वासुदेव। तो वासुदेव ने क्या किया कि देवभूति को मार डाला 75 बीसी में और वहां पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। और वासुदेव ने ही फाउंडेशन रखा यहाँ पर कन्नव वंश की, कन्नव डायनेस्टी की। तो ये भी एक देखने वाली बात है कि जो चीज़ पुष्यमित्रा शुंगा ने अपने राजा बृहद्रथ के साथ की, उनके सक्सेसर, उनके उत्तराधिकारी के साथ भी वही चीज़ हो गई बाद में उन्हीं के स्टाफ के द्वारा। हालांकि यहाँ पर देखने वाली एक ये चीज़ है कि मौर्य शासन खत्म होने के बाद यहाँ पर धार्मिक रूप से बहुत परिवर्तन हुए। धार्मिक पॉलिसी की, अगर रिलीजियस पॉलिसी की हम लोग बात करें तो यहाँ पे रिलीजियस पॉलिसी में ड्रास्टिक चेंज आया, एकदम 180 डिग्री का चेंज आया। यहाँ पर क्या हुआ कि पुष्यमित्रा शुंगा खुद एक ब्राह्मण थे, तो इन्होंने पैट्रोनाइज करना चालू किया हिंदुइज्म को, ठीक है। और ये जो थे बड़े ही क्रूएल थे, बड़े ही क्रूर थे, एकदम आताताई हो गए थे बुद्धिस्टों के लिए। बुद्धिस्ट इन्हें पहले से ही नहीं पसंद थे, लेकिन क्या था कि अब मौर्य वंश के प्रश्रय में बुद्धिस्ट थे, ये खुद हिंदू थे, हिंदू धर्म को मानने वाले थे, लेकिन वहाँ पर कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो जैसे ही ये रूलर बने तो इन्होंने अपना बदला लेना चालू किया वहाँ पर। और ये बहुत ही एग्रेसिव और टायरानिकल थे, बहुत ही क्रूर थे बुद्धिस्टों के अगेंस्ट में, और इन्होंने हजारों हजार बुद्धिस्टों को भी मारा।
प्लस क्या किया कि इन्होंने बहुत सारे स्तूप थे, बहुत सारे विहारास जो थे उनको भी तोड़ फोड़ दिया, ख़त्म किया, बहुत सारे बुद्धि भिक्षुओं को भी मार डाला। तो ये सारा प्रोसेस चल रहा था। और यहाँ पर इसके कारण भी जो है शुंग वंश के अगेंस्ट में बहुत सारे बुद्धिस्ट आ गए थे जो चाह रहे थे कि यहाँ पर शुंग वंश खत्म हो ताकि हमें थोड़ी राहत मिले। जैसा कि ब्राह्मणों ने किया था यहाँ पर शुंगा के साथ मिलकर मौर्यन को हटाने का काम, वैसे ही सेम बुद्धिस्टों ने किया शुंग वंश के अगेंस्ट में, और उन्होंने वासुदेव को हेल्प किया और वहाँ पर कन्नव डायनेस्टी की फाउंडेशन हुई। तो अगर हम लोग अब फिर बात करें कन्नव डायनेस्टी की, कन्नव वंश की, तो यहाँ पे कन्नव डायनेस्टी की उत्पत्ति होती है 75 ईसा पूर्व में। और इस समय यहाँ पर क्या था कि ग्रीक्स का भी हमला लगातार चालू हो ही रहा था। प्लस क्या हो गया कि कन्नवा रूलर्स के ऊपर साउथ से भी हमला होने लगा। और 28 BCE में जैसा कि हमने देखा कि वसुदेवा ने इसकी फाउंडेशन रखी, लेकिन ये भी राज इनका, इस डायनेस्टी का ज़्यादा दिन चल नहीं पाया यहाँ पर। और 28 BCE में यहाँ पर आंध्रा सातवाहनास ने यहाँ पर जो लास्ट रूलर थे सुश्रमण, इनको डिपोज किया, मार डाला। ये थे आंध्रा सातवाहनास। तो देखेंगे कि अब यहाँ पर डीप साउथ से भी नॉर्थ में हमला होना चालू हो गया है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर जैसे ही जो एबल रूलर थे साउथ के वो मजबूत होते चले गए, तो उन्होंने नॉर्थ में भी हमला करना चालू कर दिया। जैसा कि हमने मौर्य डायनेस्टी के रूल के समय में देखा था कि ये लोग भी डेक्कन तक, नॉर्थ कर्नाटका तक पहुँच गए थे, उधर नॉर्थ वेस्ट तक पहुँच गए थे, अफगानिस्तान तक। तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर हो, इकोनॉमी प्रॉपर हो और कैपेबल रूलर हो, तो फिर क्या होता है कि वहाँ पर उनका एक्सपेंस होना लाजमी है। वो लोग अपने साम्राज्य को बढ़ाएंगे ही, दूर दराज के एरिया में भी हमला करेंगे, अपना कंट्रोल ये करेंगे, स्थापित करेंगे। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही थी डीप साउथ के तरफ से ऑफ नॉर्थ में। और इसके बाद हम लोग अगर बात करें तो 1st सेंचुरी AD आते आते यहाँ पर कुषाणों का भी हमला होने लगा। ठीक है, कुषाण का इन्वेजन होना चालू हो गया 1st सेंचुरी AD से। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था यहाँ पर हिस्ट्री में, क्योंकि यहाँ पर कनिष्क ने हमला किया पाटलिपुत्रा पे 1st सेंचुरी AD में। कनिष्क का हमला हुआ पाटलिपुत्रा पे। और यहाँ पर ही क्या हुआ कि कनिष्क जब पाटलिपुत्रा पे हमला किया तो इनकी मुलाकात तो हो गई एक बुद्धिस्ट बौद्ध भिक्षु से जिसका नाम था अश्वघोष। अब घोष से मिलने के बाद इन्हें बुद्धिज्म के बारे में बहुत सारा ज्ञान मिला। अश्वघोष खुद ही एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे। तो इन्होंने बढ़िया से ज्ञान दिया कनिष्क को और कनिष्क इनसे बहुत इम्प्रेस हो गए। और इनसे इम्प्रेस होने के बाद क्या हुआ कि ये अश्वघोष को अपने साथ ले गए और कनिष्क जो है खुद ही बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज करने लगे, बुद्धिज्म को प्रश्रय देखने लगे। और उसके बाद धीरे धीरे बुद्धिज्म का भी सिचुएशन सुधरने लगा। और यहाँ पर देखेंगे कि उसके बाद हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के बीच में वायलेंस बनने लगा। और जब हम लोग देखेंगे कनिष्क के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो इन्होंने सर्वधर्म समभाव टाइप का अप्रोच रखा, इन्होंने किसी को मारकाट नहीं मचाई। और यहाँ पर इस हमले के बाद 1st सेंचुरी BC में कुषाण के हमले के बाद वहाँ पर क्या हुआ कि पाटलिपुत्रा का जो अपना पावर था, अपना एक पोजीशन था, वो और डिटोरियोरेट होने लगा और लगभग मगध एम्पायर मतलब पूरे डिसइंटीग्रेशन पे आ गया। और वहाँ पर लिच्छवी का, वैशाली के रीजन में जो लिच्छवीज राज कर रहे थे वो भी जो है वहाँ पर
कुषाण के रूल मगध में पाटलिपुत्रा के रीजन में खत्म होने के बाद वहां पर उन्होंने कब्जा कर लिया और फिर बाद में देखेंगे कि लिच्छवियों का साम्राज्य स्थापित हो गया मगध पे। तो ये पूरी हिस्ट्री थी जो मौर्य एम्पायर के बाद जो रूलर्स आए उनका। और यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी जीएस फाउंडेशन कोर्स है, ठीक है, जीएस फाउंडेशन कोर्स 2023 सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए वो अनाउंस कर दी गई है, जो कि स्टार्ट हो रही है 28 मार्च 2022 से। ये ऑफलाइन बैच होने वाली है, सुबह की मॉर्निंग बैच 8 बजे की। और यहाँ पर आप लोगों को पूरा हैंड होल्डिंग, पूरा प्री कम मेंस के सिलेबस कंप्लीट करने के साथ फाइनल सिलेक्शन तक मिलेगा, पूरी गाइडेंस मिलेगी। तो यहाँ पर जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं जो कि बढ़िया से एक बार तैयारी करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की, तो वो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो फर्दर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल जाएंगे, व्हाट्सएप के भी, मोबाइल के भी, लैंडलाइन के भी। आपको वहाँ पर मेल आईडी भी मिल जाएगी, वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है ताकि आप जा सके वेबसाइट पर और वहाँ से डिटेल्ड में आप लोग PDF डाउनलोड कर लें। उसमें डिटेल सिलेबस प्रोवाइडेड है, पूरा कोर्स का अप्रोच प्रोवाइडेड है, पूरा पैटर्न प्रोवाइडेड है। तो वहाँ पर से भी आप लोग डायरेक्टली अगर सीट बुक करना चाहें, सीटें बहुत जल्दी फिल हो रही हैं, तो सीट बुक करने के लिए डायरेक्ट ऑनलाइन भी आप लोग वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी सीट मैनेज कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।